हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति पढ़ते हैं। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला याद होगा, P बराबर होता है V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू धारा। तो यदि प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित हो तो निवेशी विद्युत शक्ति P इनपुट P इन बराबर होता है IP इंटू EP, जहाँ EP प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज कह लीजिए या प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कह लीजिए। अब द्वितीय कुंडली में यदि धारा IS हो प्रवाहित हो तो निर्गत जो शक्ति होती है P आउट बोला जाता है, वो हो जाएगा धारा इंटू वोल्टेज IS इंटू ES हो जाएगा। तो ये होता है, ये है निवेशी शक्ति का सूत्र IPEP, और ये है निर्गत शक्ति का सूत्र। तो ये प्राथमिक कुंडली पर आरोपित किया जाता है और ये सेकेंडरी कुंडली पर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली को हम लोग स्रोत से जोड़ते हैं तो उसको आरोपित करना कहते हैं, और ये हमें प्राप्त हो जाता है। यदि विद्युत शक्ति का ह्रास न हो, अगर ट्रांसफार्मर में कोई किसी प्रकार का ऊर्जा ह्रास न हो तो उसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर अगर है तो उसमें जो निवेशी विद्युत शक्ति है वो निर्गत विद्युत शक्ति के बराबर होती है। तो P इन बराबर होता है P आउट। तो याद रखना, आदर्श ट्रांसफार्मर में जो निवेशी विद्युत शक्ति होती है वो निर्गत विद्युत शक्ति के बराबर होती है। इनको दोनों को बराबर कर लेंगे तो IP इंटू EP बराबर हो जाएगा IS इंटू ES। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो IS बटे IP बराबर हो जाएगा EP बटे ES। तो यहाँ पर जो धारा का संबंध है वो प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज का व्युत्क्रम है। ये IS लिखा, ये EP। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घट जाती है, और जब वोल्टेज घटता है तो धारा बढ़ जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो जिस अनुपात में वोल्टेज को बढ़ाता है, धारा को उसी अनुपात में कम कर देता है। इसीलिए दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचायी और उच्चायी। तो अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को जब घटाता है तो धारा बढ़ा देता है। उच्चायी ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा घटा देता है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, अर्थात विद्युत शक्ति का प्रवर्धन नहीं होता ट्रांसफार्मर में। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, ईटा से लिखा करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में निर्गत विद्युत शक्ति यानी P आउट व निवेशी विद्युत शक्ति P इन के अनुपात को कहते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा। तो ईटा बराबर होता है P आउट यानी निर्गत विद्युत शक्ति बटे P इन यानी निवेशी विद्युत शक्ति, और दोनों का अगर मान रख दें तो इधर पे रखेंगे ES बटे ES इंटू IS, इस पे रखेंगे EP इंटू IP। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने दें। अब प्रतिशत दक्षता पूछी जाए तो इंटू 100 कर देते हैं, तो प्रतिशत दक्षता बराबर होता है P आउट बटे P इन इंटू 100 कर लेंगे इसी में। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की ऊर्जा हानियां होती हैं। यानी ट्रांसफार्मर कोई भी आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा की हानियां होती हैं। जैसे यहाँ पर है ताम्र हानि, तांबे का तार लपेटा जाता है ट्रांसफार्मर में, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा के कारण तांबे के तार के ओमी प्रतिरोध के कारण जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है उसको ताम्र हानि बोला जाता है। इसी तरह भंवर धाराओं के कारण हानि ईडी करंट लॉस बोला जाता है। तो भंवर धाराएं, जब ट्रांसफार्मर में लगातार चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईडी करंट्स उत्पन्न हो जाती हैं। ईडी करंट्स उत्पन्न होने से उसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदलती है। तो उस ईडी करंट्स के कारण जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है उसको कहते हैं ईडी करंट लॉस या भंवर धाराओं के कारण हानि। इसी भंवर धाराओं की हानि को बचने के लिए ट्रांसफार्मर की कोड को पतलित कोड बनाया जाता है, यानी पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, जिससे कि भंवर धाराएं उत्पन्न न हो पाए और ईडी करंट लॉस न हो पाए। एक शैथिल हानि होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस हम लोगों ने देखा था कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकित करते हैं और फिर विचुंबकित करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, यानी उसमें उसी को हिस्टैरिसीस कर्व प्राप्त जो होता है उसी का क्षेत्रफल शैथिल हानि को व्यक्त करता है। तो हम लोग एक पीछे हिस्टैरिसीस कर्व बनाए थे, किसी वस्तु को चुंबकित और विचुंबकित करने में जो कर्व मिला था, बंद वक्र मिला था, वो हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है और उसका क्षेत्रफल हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो वो हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। इसी तरह से फ्लक्स लॉस
फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि कहेंगे चूंकि कुंडली, दोनों कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली एक ही नर्म लोहे की क्रोट पर लिपटी होती है, तो कुछ न कुछ जो बाइंडिंग होती है, यानी तार को जब लपेटा जाता है तो कुछ न कुछ ढीलापन रह जाता है, उसके कारण कुछ न कुछ चुंबकीय फ्लक्स का ह्रास हो जाता है, जिसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स हानि। अब ट्रांसफार्मर की उपयोगिता भी इसी में पढ़ लीजिए। तो ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या होती है? पावर हाउस यानी विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र जो होते हैं, उनमें उत्पन्न विद्युत शक्ति नगरों तथा गांवों तक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से भेजा जाता है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का फायदा है, जिसके द्वारा ऊर्जा ह्रास कम होता है। तो जब हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर से विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको दूसरे शहर या गांवों या नगरों में भेजते हैं तो कम ह्रास होता है, और फिर उन नगरों या शहरों में फिर से विद्युत ऊर्जा का वितरण, विद्युत शक्ति का वितरण करने के लिए हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं और आवश्यकता अनुसार वोल्टेज कह लीजिए चाहे धारा में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वहां अपचाई ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ये है ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वारा जो पावर हाउस होते हैं उनसे विद्युत ऊर्जा को गांवों और शहरों या नगरों में भेजा जाता है, और वहां पर अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा फिर से उसको कम वोल्टेज में बदलकर सप्लाई किया जाता है। तो ये है उपयोगिता ट्रांसफार्मर की। अब प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा की तुलना में उपयोगिता भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, तो एक ही साथ हो जाए पूरा। प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कम खर्च में भेजा जा सकता है, जबकि अगर हम उसी वोल्टेज की दिष्ट धारा को भेजें तो अधिक खर्च लगेगा। प्रत्यावर्ती धारा को चूक कुंडली से बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता है। प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले उपकरण जैसे विद्युत मोटर दिष्ट धारा मोटरों से अधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं। तो ये एक वो है उपयोगिता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी द्वारा दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, सिंपल वे में, यानी साधारण रूप में हम बदल सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। अब कुछ इसके प्रत्यावर्ती धारा के दोष भी हैं, तो मैंने ये दोष लिख दिए हैं, बाकी एक दो किताब से देख लेना। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। तो अगर 220 वोल्ट की दिष्ट धारा है, 220 की प्रत्यावर्ती धारा है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 311 वोल्ट तक जाता है। इसलिए उसके द्वारा अगर आप उसको टच करेंगे तो अधिक तेज झटका लगेगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दिष्ट धारा प्रयुक्त की जाती है, ना कि प्रत्यावर्ती धारा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब की जाती है तो उसमें दिष्ट धारा नहीं प्रयोग की जाती, दिष्ट धारा प्रयुक्त की जाती है। सॉरी, एक ही तरफ को करंट फ्लो होना चाहिए, नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाती, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से दो दोष भी हैं प्रत्यावर्ती धारा में। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का समाप्त होता है।